नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं इतिहास जिज्ञासु नरेंद्र पाल सिंह केपी कॉलेज की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं बीए अंतिम वर्ष और सेमेस्टर थर्ड के लिए वो प्रकरण लाया हूं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में अपनी अहम भूमिका अदा करेगा, चाहे वो आरएस हो, आरपीएससी हो या थर्ड ग्रेड एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड, यहां से जो प्रश्न जरूर पूछा जाता है वो प्रकरण है लॉर्ड डलहौजी का विलय, व्यापगत एवं गोद निषेध नीति को लेकर आपके लिए सामने आया। थर्ड सेमेस्टर में भी है, बीए अंतिम वर्ष में भी है, इसको पढ़ेंगे। इस प्रकरण को पढ़ने से पहले एक ऐसा मोटिवेशन कोड भी लाया हूं, न कि आपको ऊर्जावान बनाएगा, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएगा कि हे मां, तेरी हर आंसू की बूंद को मैं मोतियों से चमकाऊंगा। हे मां, तेरी हर आंसू की बूंद को मैं मोतियों से चमकाऊंगा। तू केवल सपने बड़े देखना, मैं इस सपने को ही पूरा करके बताऊंगा। सपने को पूरा करने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों का अगर मेरा मोटिवेशन कोड आपको पसंद आया है तो केपी कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि जो आने वाला वीडियो है वो उनको मिल सके। प्रत्येक दिन 8 बजे को हमारा वीडियो मिलेगा आपको। चलिएगा, लॉर्ड डलहौजी का विलय एवं व्यापगत सिद्धांत क्या है। लॉर्ड 1848 की बात है। 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर इंडिया में आया। ये एक साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादी गवर्नर था। वो पूरे भारत में एक सुदृढ़ ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना करना चाहता, पूरे इंडिया में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना करना चाहता। उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना करने के लिए उचित एवं अनुचित तरीकों एवं उपायों का प्रयोग किया। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उन्होंने गोद निषेध नीति के सिद्धांत को अपनाया। गोद निषेध नीति के सिद्धांत को अपनाया। इसका मतलब यह होता है, इनके अनुसार उनका विचार था कि भारत के अंदर जितने भी राजा हैं, राजाओं को उनके पुत्र को गोद लेने का अधिकार नहीं दिया जाए। अगर उनको गोद लेने का अधिकार नहीं दिया गया तो उनके जो भारत के जो देसी रियासत है, छोटे बड़े राज्य हैं, वो संभावित रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं गोद निषेध नीति। आपको समझ में आया? देखो, देसी रियासत के राजाओं को गोद लेने का अधिकार नहीं दिया गया कि अगर उनकी संतान नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकता है। तो देसी रियासत के राजा संभावित रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाएंगे। रियासतों के राजा के जो रियासत है मिलाए जाएंगे, तो ब्रिटिश साम्राज्य का क्या हो जाएगा, विस्तार होगा। इस दौरान अगर हम बात करें तो 1826 से लगाकर 1815 ईस्वी तक इंडिया के में कुल 15 राजा ऐसे थे जिनकी कोई औलाद नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। तो इन राज्यों को उन्होंने उत्तराधिकारी यानी पुत्र को गोद लिया, तो उनके राज्य को अवैधानिक घोषित करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य ने उन्होंने अपनी ओर मिला दिए। कितने? 15 राज्य थे। इसमें अपन बात करें तो कई राज्यों को विलय किया गया। 17 राज्य हैं जो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति विलय का सिद्धांत के तहत 17 राज्य को 1848 में विलय किया गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो संबलपुर राज्य आता है। संबलपुर राज्य को 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो बगाट राज्य आता है। बगाट राज्य को भी 1850 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिलाया गया। नागपुर को 1854 में मिलाया गया। झांसी को 1854 में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिलाया गया। ये जो है लॉर्ड डलहौजी है, ये है भारत में गोद निषेध नीति के जनक थे। कौन थे? गोद निषेध नीति के जनक कौन है? लॉर्ड डलहौजी। ये ध्यान रखियो, लॉर्ड डलहौजी हैं, वो गोद निषेध नीति के क्या थे? जनक थे। देखो, भारतीय राजाओं की कोई भी संतान नहीं होने पर वो किसी भी पुत्र को गोद नहीं ले सकता है
और उनकी संतान नहीं होने पर उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाता था, उसको बोलते थे विलय का सिद्धांत, वेबगत सिद्धांत और लेप्स का सिद्धांत। आपका प्रश्न ये 2 नंबर में आए कि विलय के सिद्धांत से क्या रहे, भारत के अंदर देशी रियासत के राजाओं की कोई संतान नहीं होने पर उनके राज्यों को ब्रिटिश सरकार की ओर से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाता था, उसको विलय का सिद्धांत, वेबगत सिद्धांत एवं गोद निषेध नीति के नाम से जाना जाता है। आइए इस पर थोड़ा बात करेंगे। अंग्रेज भारत के अंदर ऐसा क्या कारण हुआ कि अंग्रेजों को भारत के इंडिया के अंदर आना पड़ा? कारण यह था कि भारत एक सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सोने की चिड़िया उड़ती थी, कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश हमारा ऐसा भारत देश था। इनके पास सोने, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, दूध, नदी, घी की नदियां बहती, जिसके कारण कई विदेशी जातियां हैं, जैसे अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, डच आए, डेनिश आए, उन्हें भारत के अंदर लूटपाट करने के लिए, उनके धन को लूटने के लिए भारत के अंदर आए थे। इसी प्रकार अंग्रेज हैं वो भारत के अंदर 1600 ईस्वी में आए और उन्होंने एक कंपनी लगाई जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। पहला उनका प्रमुख उद्देश्य था इंडिया में आने का, व्यापार करना। धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से भी भारत के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। अब बक्सर के युद्ध के अंदर ये बातें आप देख सकते हैं कि बक्सर का जो युद्ध है 1764 की बात है, कोई 17 अक्टूबर बताता है तो कोई 17-22 अक्टूबर तक ये बात कहता है, तो इस पर भी अपन थोड़ा गौर करेंगे। चलिए आइए इस बिंदु पर बात करते हैं। लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति, ये ध्यान रखना, लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति, ये ध्यान रखना। परिचय, लॉर्ड डलहौजी को गोद लेने की उग्र नीति कौन सी? एक तो स्वतंत्र राज्य, इस पर बात करेंगे। नोट कीजिएगा साथ में, आश्रित राज्य क्या था, अधीन राज्य क्या था, सतारा क्या है, उसको कैसे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय किया गया, संबलपुर क्या है और संबलपुर राज्य को कैसे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय किया गया, बघाट राज्य क्या है, उसे कैसे लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। उदयपुर को ऐसा क्या हुआ कि लॉर्ड डलहौजी को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिलाया गया। झांसी, क्या झांसी पर कुशासन का आरोप लगाया था? क्या झांसी के राजा की कोई संतान नहीं थी, इसके कारण उसको विलय किया गया। फिर नागपुर अंतिम रूप से राज्य है जो 1854 के अंदर विलय किया गया। क्या कारण हुए, इस सारे बिंदुओं पर हम बात करेंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो में मेरे साथ अंतिम समय तक इस भाई के साथ बना रहना पड़ेगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो साथ में लाइक और कमेंट भी जरूर किया करें। चलिएगा, 1848 की बात है, लिखिएगा साथ में लिखने का। 1848 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर बनकर आया। लॉर्ड डलहौजी बहुत काम का आदमी था ये, इसने भारत के अंदर बहुत सारे आविष्कार किए, टेलीफोन के, रेल के आविष्कार किए अपने फायदे के लिए। लॉर्ड डलहौजी 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर इंडिया में आया। भाई लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी एक साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादी शासक था। भाई विस्तारवादी शासक था। लॉर्ड डलहौजी भारत के अंदर एक साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादी शासक था। उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ करने भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ करने एवं ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उचित एवं अनुचित उपयोग किया, तरीके अपनाए, उचित एवं अनुचित तरीके अपनाए।
उन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए गोद निषेध नीति सिद्धांत अपनाया। गोद निषेध सिद्धांत को अपनाया। 2 नंबर में अगर प्रश्न आ जाए तो आप लिख सकते गोद निषेध सिद्धांत को अपनाया। गोद निषेध ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए पूरा इंडिया में कौन सी नीति अपनाई थी? गोद निषेध सिद्धांत। और इसी सिद्धांत को विलय का सिद्धांत भी कहते हैं, लिखिएगा साथ में, विलय का सिद्धांत भी कहते हैं, लैप्स का सिद्धांत भी कहते हैं, लैप्स का सिद्धांत भी कहते हैं, व्यक्तिगत सिद्धांत भी कहते हैं और गोद निषेध नीति भी कहते हैं, व्यक्तिगत सिद्धांत भी कहते हैं। उनका विचार था, इसका मतलब होता है कि भारत के किसी भी राजा की कोई संतान नहीं होने पर उनको पुत्र को गोद लेने का अधिकार नहीं था। इस सिद्धांत के तहत कोई भी व्यक्ति राजा अगर किसी की संतान नहीं है तो गोद लेने का अधिकार नहीं था, उसको बोलते थे गोद निषेध सिद्धांत। पहले क्या था? गोद निषेध सिद्धांत की उसने अपने पहले लॉर्ड डलहौजी के अनुसार यह है कि अगर भारतीय राजा कोई निसंतान है, उनकी कोई संतान नहीं है, तो उनकी जो परंपरागत जो नीति थी कि गोद लेने की नीति, उसको अगर त्याग कर दिया जाए, उसको अगर समाप्त कर दिया जाए तो अनेक देशी रियासत के जो राज्य है वो संभावित रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जा सकता है। तो उस समय कई राजा ऐसे थे जो निसंतान थे, उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिलाया गया। टाइम पीरियड की बात करें अपन तो 1826 ईस्वी से लगाकर 1848 ईस्वी के बीच भारत के 15 राजा ऐसे थे जिनकी कोई किसी प्रकार की संतान नहीं थी। तो उन्होंने किसी अन्य के पुत्रों को गोद लिया, अंकल के लड़के को लिया, बुआ के लड़के को, मामा के लड़के को, या किसी रिश्तेदार को गोद लिया। लेकिन अंग्रेजों ने उन संतानों को अवैधानिक घोषित करते हुए उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया कि हम उनको उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे। उदाहरण के तौर पर झांसी के राजा है, झांसी के राजा गंगाधर राव थे और उन्होंने एक पुत्र को गोद ले लिया तो उन्होंने निषेध घोषित कर दिया कि भाई नहीं ले सकते। अप्पा साहब है जो सतारा के अप्पा साहब हुआ करते थे, वेंकट राव को गोद ले लिया, उन्होंने अंग्रेजों ने अवैधानिक घोषित कर दिया और उस राज्य को अपनी ओर मिला लिया। तो इस दौरान 1826 से लगाकर 1848 में 15 राजा ऐसे थे जिसकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने किसी पुत्र को गोद लिया, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने उनको उत्तराधिकारी मानने से अधिकार कर दिया। तो उसको बोलते विलय, लैप्स और गोद निषेध नीति का आपको ये ध्यान रखना है। गोद निषेध नीति से क्या तात्पर्य है? भारत के अंदर देशी रियासत के राजाओं की कोई संतान नहीं होने पर उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाता था। उनको बोलते थे गोद निषेध नीति, विलय का सिद्धांत, लैप्स का सिद्धांत या कुशासन का आरोप लगाकर, ये सारी बातें इसके अंदर थी। 1831 ईस्वी के अंदर इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हुआ। लैप्स सिद्धांत के अंदर परिवर्तन कौन से सन में हुआ? 1831 में। देखो फर्स्ट ग्रेड में सवाल पूछे जाते हैं यहां से। तो लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर कब आया था? 1848 में। साम्राज्यवादी शासक का विस्तारवादी ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का सुदृढ़ एवं उसको विस्तार करने के लिए बहुत से उचित एवं अनुचित तरीकों का उपयोग करते हुए गोद निषेध नीति अपनाई थी। तो ये मैंने आपको बता दिया है, कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा इसको। डलहौजी द्वारा गोद लेने की उग्र नीति 1848 में 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया 1848 ईस्वी में। इसने भारतीय लोगों को भारतीय देशी
रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए उग्र नीति का सहारा लिया। और कौन सी उग्र नीति? जैसे बात करते अवध को इसके अंदर मिलाया गया, अवध की भी हम बात करेंगे। सतारा को मिलाया गया, 1848 की बात है। संबलपुर को मिलाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से देखो कई बार कंपटीशन में आया। सतारा कब विलय किया गया? 1848 ईस्वी में। नोट कीजिएगा साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकता है। सतारा के बाद की बात करें, संबलपुर राज्य है, कब विलय किया गया? संबलपुर। तो संबलपुर में अगर टाइम पीरियड की बात करें 1849 की बात है। फिर अपन बगाड़ को कब विलय किया गया? तो टाइम पीरियड की बात करें 1850 की बात है। फिर हम सीधा बिना समय गंवाए हम सीधा चलेंगे, झांसी को कब डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो ये अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1854 बताता है। और इसके बाद में अगर हम बात करें नागपुर को कब विलय किया गया, तो नागपुर का टाइम पीरियड भी 1854 बताता है। तो इस पर भी आप थोड़ा मंथन करेंगे। देखो 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया, साथ में लिखिए। तो भारतीय देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए उग्र नीति का सहारा लिया। इसके तहत बहुत सारे राज्यों को विलय किया गया, ये ध्यान रखिए, एक एक राज्य को आप इस तरीके से। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय देशी रियासत के राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए 3 तरह से राज्यों को मिलाया गया। उस 3 श्रेणियों में राज्यों को विभक्त किया गया कि किस तरह के कौन सा राज्य है वो ब्रिटिश साम्राज्य में किस प्रकार से मिलाया जाएगा। वो 3 राज्य, जैसे पहला राज्य है स्वतंत्र राज्य। ये क्या है? चलिएगा स्वतंत्र राज्य पर थोड़ा मंथन करेंगे। स्वतंत्र राज्य क्या है? ऐसा राज्य जो कंपनी की स्थापना के समय ऐसा राज्य जो कंपनी की स्थापना के समय मौजूद था। उन राज्यों को स्वतंत्र राज्यों की श्रेणी में रखा गया। उन राज्यों को स्वतंत्र राज्यों की श्रेणी में रखा। स्वतंत्र ऐसे राज्य जब कंपनी की स्थापना हुई तब जो ये राज्य है वो भारत के अंदर मौजूद थे। इन राज्यों को स्वतंत्र राज्यों की श्रेणी में रखा गया। उनको अधिकार दिया कि तुम किसी भी लड़के को गोद ले सकते हैं। इन राज्यों को अधिकार दिया कि वे किसी भी लड़के को गोद लेने के लिए स्वतंत्र है। आपको कोई नहीं रोक सकता। आप उस राज्य को, किसी भी लड़के को, अगर आपका पुत्र नहीं है आप गोद ले सकते हो। आपका पुत्र विधानिक गिना जाएगा सरकार की ओर से, आपको कोई किसी प्रकार की रहती। ऐसा राज्य जो कंपनी की स्थापना के समय मौजूद था, उन राज्यों को स्वतंत्र राज्यों की श्रेणी में रखा गया। इन राज्यों को अधिकार दिया गया कि वे किसी भी लड़के को गोद ले सकते हैं, लेने के लिए स्वतंत्र है, आप ले सकते हो, और ये पुत्र विधानिक घोषित माना जाएगा। आपको समझ में आया? कॉपी में नोट करते रहे साथ में। दूसरा है आश्रित राज्य। ऐसे राज्य जो कंपनी की स्थापना से पूर्व
नवाब और राजाओं के अधीन थे। कंपनी की स्थापना के समय नवाब और राजाओं के अधीन थे। ऐसे राज्य जो कंपनी की स्थापना से पूर्व नवाब और मुगल सम्राट के अधीन थे, इन राज्यों को आश्रित राज्यों की ऐसे राज्य जो कंपनी की स्थापना से पूर्व ऐसे राज्य जो कंपनी की स्थापना से पूर्व नवाबों व मुगल सम्राटों के अधीन थे, मुगल सम्राटों के अधीन थे, उन राज्यों को आश्रित राज्यों की श्रेणी में रखा गया। आश्रित राज्यों की श्रेणी में रखा गया। आश्रित राज्यों, इन राज्यों को गोद लेने का अधिकार नहीं था। इन राज्यों को गोद लेने का अधिकार नहीं था। इन राज्यों को गोद लेने का बिल्कुल अधिकार नहीं था। आपका प्रश्न 2 नंबर में बनता है, तो आप इस तरीके से ऐसे राज्य जो कंपनी की स्थापना से पूर्व नवाबों में, जैसे सुजाउद्दौला नवाब है, बंगाल के नवाब मीर कासिम उनके अधीन, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के अधीन थे। इन राज्यों को आश्रित राज्यों की श्रेणी में रखा गया था। इन राज्यों को गोद लेने का अधिकार नहीं था कि वो किसी भी लड़के को या लड़की को गोद नहीं ले सकते थे। वे किसी भी लड़के व लड़कियों को गोद नहीं ले सकते थे। मुझे विद्यार्थियों के द्वारा यह भी बोला गया है कि सर एक बार आप बोर्ड पे लिख के अगर हमें बताएंगे तो क्या होता है, हमें लिखने में बड़ी आसानी रहेगी। तो लड़कों की डिमांड के अनुसार मैंने यहाँ पर लिखना प्रारंभ कर दिया है। आप साथ में कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। जितना लंबा वीडियो होगा तो बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी, तो चलिएगा। तो दूसरा है अधीन राज्य कौन से थे। ऐसे राज्य जिसकी स्थापना स्वयं कंपनी ने की है। ऐसे राज्य जिसकी स्थापना स्वयं कंपनी के द्वारा की गई। ऐसे राज्य जिनकी स्थापना स्वयं कंपनी ने की थी। ऐसे राज्य जिनकी स्थापना स्वयं कंपनी के द्वारा की गई। ऐसे राज्य जिनकी स्थापना स्वयं कंपनी के द्वारा की गई थी। ऐसे राज्य जिनकी स्थापना स्वयं कंपनी के द्वारा की गई थी, उन्हें अधीन राज्यों की श्रेणी में रखा गया। अधीन राज्यों की श्रेणी में रखा गया था। ये ध्यान रखना। इन राज्यों को किसी भी लड़के को किसी भी लड़के को गोद लेने का अधिकार नहीं था। इन राज्यों को किसी भी प्रकार का कोई भी पुत्र को गोद लेने का अधिकार नहीं दिया गया। देखो लिखिएगा साथ में, ऐसे राज्य जिनकी स्थापना स्वयं कंपनी के द्वारा की गई थी, उसे अधीन राज्यों की श्रेणी में रखा गया। इन राज्यों को किसी भी लड़के को गोद लेने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो इस पर भी अपन थोड़ा बात कर सकते हैं, साथ में लिखिएगा।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किन किन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिलाया गया, तो वो कौन से राज्य थे, ऐसा क्या कारण हुआ उन राज्यों को मिलाना। सतारा की बात करेंगे। सतारा के जो शासक थे जिसका अप्पा साहब थे, कौन थे? सतारा के जो शासक है जिनका नाम था अप्पा साहब। सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम, ये ध्यान रखना, सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी ने 1848 ईस्वी में सतारा राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी ने 1848 ईस्वी में सतारा राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला। क्यों मिलाना पड़ा? कि सतारा के शासक थे अप्पा साहब की मृत्यु हो गई। उन्होंने मृत्यु से पूर्व मरने वाले थे। कुछ समय पूर्व उन्होंने वेंकटराव नामक एक पुत्र को गोद लिया। वेंकटराव नामक पुत्र को क्या लिया था? गोद लिया। जब ये बात लॉर्ड डलहौजी को पता चली, लॉर्ड डलहौजी ने उनके गोद लिए वो पुत्र को अवैधानिक घोषित कर दिया और उत्तराधिकारी मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि हम आपके जो पुत्र है आपने गोद लिया है, ये वेंकटराम को अपना उत्तराधिकारी मानने से उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के चलते थी, तो उन्होंने मना कर दिया और उस पर अवैधानिक घोषित करते हुए सतारा राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिलाया। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में। 1818 में जब सतारा राज्य के साथ लॉर्ड डलहौजी की संधि हुई थी, तब सतारा राज्य को स्वतंत्र राज्य का एक पूरी तरह से दर्जा दिया गया, आप स्वतंत्र हो, लेकिन बाद में उनको आश्रित राज्य मानते हुए लॉर्ड डलहौजी ने इस संधि को भंग करते हुए इस सतारा राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 नंबर में कई बार पूछा गया है कि सतारा राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया था, तो वो 1848 की बात है। बहुत इस तरीके से उन्होंने मिलाया। सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में सतारा राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। सतारा राज्य का शासक अप्पा साहब की मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूर्व उन्होंने वेंकटराम नामक एक पुत्र को गोद लिया था, लेकिन जब डलहौजी ने उसको अवैधानिक उत्तराधिकारी घोषित करते हुए उनको अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया और समय रहते हुए उन्होंने 1848 में सतारा राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिलाया। चलिए अगले बिंदु की अपन बात करें, साथ में लिखते जरूर रहिए भाई। अगला बिंदु है संबलपुर राज्य। संबलपुर जो राज्य है वो उड़ीसा प्रांत में है। संबलपुर जो राज्य है वो कहां पर है? उड़ीसा प्रांत में है। कहां पर है? संबलपुर राज्य कहां पर है? उड़ीसा प्रांत में। संबलपुर के एक राजा साहब थे जिसका नाम है नारायण सिंह। क्या नाम है? नारायण सिंह। संबलपुर के एक राजा है जिनका नाम क्या है? नारायण सिंह जी। नारायण सिंह, संबलपुर के राजा साहब नारायण सिंह की मृत्यु हो गई। एक दिन मौत के मुंह में चले गए
तो उन्होंने किसी भी पुत्र को गोद नहीं लिया था। बैठे रहे, इंतजार करते रहे, कोई पुत्र का गोद किसी भी, उनको पता है कि अगर मैं गोद लेता हूं तो अंग्रेज मेरे राज्य को वैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य में मिला देंगे। तो उन्होंने किसी भी पुत्र को गोद नहीं लिया था, नहीं लिया, किसी भी पुत्र को गोद नहीं लिया, मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद नारायण सिंह के कोई पुत्र नहीं था, तो उनकी एक विधवा रानी थी। विधवा रानी ने लॉर्ड डलहौजी से संबलपुर राज्य का राज करने की अनुमति मांगी कि हमें राज करने की अनुमति दो। लॉर्ड डलहौजी के पास में गई, किसकी विधवा रानी? नारायण सिंह। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने उसको अवैधानिक मानते हुए कि ये नियम के विरुद्ध है, नियम के विरुद्ध है, अवैधानिक मानते हुए 1849 ईस्वी की बात है, संबलपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। चलिएगा देखो, संबलपुर राज्य है, साथ में लिखिएगा उड़ीसा प्रांत का एक छोटा सा राज्य था। यहाँ के राजा साहब नारायण सिंह जी थे। नारायण सिंह जी के कोई पुत्र नहीं था, तो नारायण सिंह जी की मृत्यु हो गई और उन्होंने किसी भी पुत्र को गोद नहीं लिया था। तो नारायण सिंह की मृत्यु होने के बाद उसकी विधवा रानी ने लॉर्ड डलहौजी से संबलपुर राज्य का राज करने की अनुमति मांगी, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने उसको अवैधानिक घोषित करते हुए उन्होंने 1849 ईस्वी में संबलपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। साथ में लिखिए, ये ध्यान रखना, कब मिलाया गया? 1849 में। चलिएगा, 1849 में संबलपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिलाया गया। अगले बिंदु की अगर हम बात करें, अगला बिंदु है बगाट राज्य। कौन सा राज्य है? बगाट राज्य। ये बगाट है वो पंजाब के आसपास का एक पहाड़ी क्षेत्र है। बगाट है पंजाब के आसपास का एक छोटा सा राज्य था। बगाट पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र का छोटा सा राज्य था। बगाट है वो पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र का छोटा राज्य था। बगाट पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र का क्या था? छोटा राज्य था। यहाँ के शासक विजय सिंह की मृत्यु हो गई। यहाँ के शासक थे विजय सिंह की मृत्यु हो गई, राज्य खाली हो गया, विजय सिंह की मृत्यु हो गई। इस विजय सिंह ने किसी भी पुत्र को गोद नहीं लिया था, किसी भी पुत्र को गोद नहीं लिया था, किसी भी पुत्र को उन्होंने गोद नहीं लिया था। विजय सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद विजय सिंह का एक भाई था उमेद सिंह ने लॉर्ड डलहौजी से बगाट के राज्य करने की अनुमति मांगी। उमेद सिंह ने लॉर्ड डलहौजी से, डलहौजी गवर्नर जनरल था, डलहौजी से बगाट पर राज्य करने की अनुमति मांगी। कहां पर? लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने बगाट राज्य को अवैधानिक घोषित करते हुए उन पर अनुमति देने से बिल्कुल मना कर दिया। उमेद सिंह को मना कर दिया कि कानून के विरुद्ध है और अवैधानिक, उनकी कोई संतान नहीं है, अवैधानिक घोषित करते हुए इस बगाट राज्य को टाइम पीरियड 1850 में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिलाया गया। यह आपको समझ में आया? कॉपी में लिखिएगा। बगाट है वो पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र का एक छोटा सा राज्य था। यहाँ के शासक विजय सिंह की मृत्यु होने के बाद उन्होंने किसी भी पुत्र को गोद नहीं लिया था, तो इसके बाद उसके पुत्र उमेद सिंह ने लॉर्ड डलहौजी से बगाट राज्य पर राज्य करने की अनुमति मांगी, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने इन राज्यों को अवैधानिक घोषित करते हुए 1850 में बगाट को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिलाया गया। लॉर्ड डलहौजी के बाद एक नया गवर्नर जनरल बनकर आया, लॉर्ड कैनिंग। कौन था? बहुत अच्छा आदमी था भाई ये, लॉर्ड कैनिंग। ये कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। उसने डलहौजी की नीति को निरस्त कर दिया। इस कानून को रद्द करते हुए उमेद सिंह के पुत्र को राज करने की बाद में अनुमति दे दी। पहले तो लॉर्ड डलहौजी ने
बगाट को 1850 में हड़पा। जैसे ही लॉर्ड कैनिंग साहब आए, अच्छे दिन आ गए और कैनिंग साहब ने उनको इस जो उन्होंने अनुमति उसको पूरी तरह से उन्होंने क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था। तो ये ध्यान रखना है, बगाट राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बगाट राज्य जो कानून बना था उसको रद्द करने वाला कौन सा आदमी था, लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखेंगे। और साथ में कब विलय किया, ये टाइम पीरियड बहुत वक्त रखता है, 2 नंबर में भूमिका अदा करेगा, ये ध्यान रखना। दूसरा है उदयपुर राज्य, टाइम पीरियड है 1852 की। उदयपुर राज्य की बात करेंगे अपन, 1852 ईस्वी की बात है। उदयपुर, ये उदयपुर राज्य है, उदयपुर ये मध्य प्रदेश का एक छोटा सा राज्य था। इसे छोटा उदयपुर भी कहा जाता है, छोटा उदयपुर कहा जाता है, इसे छोटा उदयपुर भी कहा जाता है। 1852 ईस्वी की बात है, कब, छोटा उदयपुर। यहाँ के राजा की निसंतान मृत्यु हो गई। निसंतान का मतलब होता है जिनकी कोई संतान और निसंतान मृत्यु हो गई। तो लॉर्ड डलहौजी ने उसको अवैधानिक घोषित करते हुए उदयपुर राज्य को टाइम पीरियड 1852 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। मौका पाकर गोद निषेध नीति के तहत 1852 के अंदर उदयपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिलाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, उदयपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर कब मिलाया गया, 1852 में। क्या कारण हुआ, राजा के कोई पुत्र नहीं था, अंग्रेज तो इसी की सामने था, अगर किसी का पुत्र नहीं हो तो राज्य को हड़प लेंगे। ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति को बढ़ाने के लिए आया था। कौन, लॉर्ड डलहौजी। बहुत अच्छे कार्य किए, डलहौजी के बहुत सारे उपकार भी है हमारे ऊपर, तो वो भी हम बात करेंगे अगले बिंदु में, चलेगा। झांसी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलेंगे, 1854 में। 1853 ईस्वी की बात है, कब की बात है, झांसी है बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र है। झांसी है वो बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात है उनका कि खूब लड़ी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी राज्य है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। झांसी राज्य ये बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र है, खंड के आसपास का राज्य था। राज्य बुंदेलखंड के आसपास का राज्य था। 1853 में यहाँ के राजा साहब, 1853 में की बात है, 53, यहाँ के राजा साहब कौन थे, गंगाधर राव की युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई। क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उन्होंने मृत्यु से पूर्व एक आनंद राव नामक बेटे को, आनंद राव, क्या नाम था, आनंद राव नामक पुत्र को गोद लिया था। पुत्र को क्या लिया था, गोद लिया, इसको आनंद राव। जब ये बात लॉर्ड डलहौजी को पता चली, यहाँ हेड साहब बैठे हैं, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को इस बात का पता चला तो लॉर्ड डलहौजी ने इनके पुत्र को, डलहौजी को पता चला तो डलहौजी ने उनको उनका उत्तराधिकारी मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि ये नियम के विरुद्ध नहीं है, उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। और 27 फरवरी 1854 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा की कि जो झांसी का राज्य है वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिलाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये नियम के विरुद्ध है, उसका उत्तराधिकारी कोई नहीं है। जब हमने पहले नियम बनाया था कोई भी राजा पुत्र को गोद नहीं ले सकता था, वो ब्रिटिश साम्राज्य में, लेकिन नियम 27 फरवरी 1854 को झांसी के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिलाया गया। ये ध्यान रखना, आप इस पर थोड़ा बहुत बिल्कुल थोड़ा ध्यान रखेंगे कि झांसी का जो राज्य की अपन बात चल रही है, झांसी के राज्य, तो
झांसी का राज्य बुंदेलखंड के आसपास का राज्य था। 1853 ईस्वी में झांसी की राजा गंगाधर राव की मृत्यु होने के बाद उस मृत्यु से पूर्व उसने आनंद राव नामक पुत्र को गोद लिया। लेकिन जब ये सूचना राजा डलहौजी को पता चली तो डलहौजी ने उसको अवैधानिक एवं उत्तराधिकारी नहीं मानते हुए उन्होंने इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। उन्होंने 27 फरवरी 1854 को ये घोषणा कर दी कि उनके उत्तराधिकारी नहीं होने पर कानून तोड़ने के तहत उनको 27 फरवरी 1854 को झांसी राज्य अंग्रेजों के हाथ में चला गया था कि खूब लड़ी महारानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। फिर इसके बाद में वो रण के अंदर कूद पड़ती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। चलिए अंतिम बिंदु है नागपुर राज्य। नागपुर राज्य, नागपुर राज्य की अपन बात करेंगे कि नागपुर क्या है। नागपुर के एक राजा साहब थे रघुजी तृतीय। नागपुर के राजा थे जिनका नाम है रघुजी तृतीय। क्या नाम था? रघुजी तृतीय। नागपुर के राजा का नाम क्या है? रघुजी तृतीय। रघुजी तृतीय की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी कोई किसी प्रकार की संतान नहीं थी। किसकी? रघुजी तृतीय की कोई संतान नहीं थी। तो उनकी मृत्यु होने के बाद में उनकी रानी, विधवा रानी ने, उनकी एक रानी, जब पति मर जाता है तो उसकी जो पत्नी है वो विधवा हो जाती है। तो उनकी जो विधवा रानी थी उन्होंने यशवंत राव नामक पुत्र को गोद लिया। जब ये बात लॉर्ड डलहौजी को पता चली, लॉर्ड डलहौजी ने उसे अवैधानिक घोषित करते हुए उन्होंने नागपुर राज्य को 1854 में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिलाया गया। दूसरी बात यह थी, लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि नागपुर के ऊपर जो अच्छा प्रशासन है वो ब्रिटिश साम्राज्य ही चला सकता है। दूसरी बात है कि अगर नागपुर की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है तो भी ब्रिटिश साम्राज्य में नागपुर को मिलाना ही चाहिए, क्योंकि इस नागपुर के लिए ब्रिटिश शासन के अलावा कोई अच्छा शासन अच्छा नहीं हो सकता है। उन्होंने इस तरीके से सारी बातें कही थी। तो ध्यान रखना, नागपुर राज्य के राजा रघुजी तृतीय थे। उनकी मृत्यु हो गई, उनका कोई पुत्र नहीं था। और जैसे ही मृत्यु होने के बाद उनकी विधवा रानी ने एक पुत्र को गोद दिया, यशवंत राव। जब ये बात लॉर्ड डलहौजी को पता चली तो लॉर्ड डलहौजी ने उनके पुत्र को अवैधानिक घोषित करते हुए नागपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिलाया गया। तो ये ध्यान रखना है। इसके अंदर आप अच्छी तरह से हमने कई बिंदुओं पर बात की है भाई। देखो बगाट राज्य है, सारा बिंदु है, एक बार इसको देखेंगे। ये गवर्नर जनरल बनकर आया था मेरे कौन, देखो ये आश्रित राज्य हमने पढ़े। ऐसे कौन से राज्य है, इस पर थोड़ा गौर जरूर कीजिएगा, 2 नंबर में भूमिका अदा करेगा। दूसरा अपन बात करेंगे, हमने यहाँ पर परिचय की बात की कि लॉर्ड डलहौजी है वो भारत का गवर्नर जनरल बनकर 1848 में आता है। साम्राज्यवादी शासक था, विस्तारवादी शासक था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की धाक बढ़ाना चाहता था, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। इसके लिए उसने अनेक उचित एवं अनुचित तरीकों को अपनाया, जिसमें उन्होंने गोद निषेध नीति के सिद्धांत को लागू हुआ। इसके तहत कोई भी राजा, इंडिया का कोई भी राजा है, वो किसी भी पुत्र को गोद नहीं ले सकता है। अगर लेता है तो उनका पुत्र अवैधानिक घोषित किया जाएगा और उसको ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिलाया जाएगा। इस सिद्धांत को लेप्स का सिद्धांत, विले का सिद्धांत, वेबगत सिद्धांत आदि के नाम से भी उनको जाना जाता था। इतनी सारी जो हमारी बिंदु थी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले वीडियो में हम आपको सहायक संधि को लेकर आपको मिलूंगा। तब तक के लिए इस बड़े भाई का आपकी ओर से नमस्ते, धन्यवाद।